नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। एक लाइन है कि जबरा मारे और रोने भी ना दें। अपने योगी आदित्यनाथ आजकल इसी शैली पे काम कर रहे हैं। शंकराचार्य से भिड़े तो भिड़ते ही चले गए, निपटा ही दिया। और अफसरों की बलिहारी है कि वो योगी आदित्यनाथ को पानी पे चढ़ाते चले गए कि हजूर आप लड़ जाओ, क्या हैसियत है शंकराचार्य की। लेकिन अब मामला उल्टा पड़ता दिख रहा है। दिल्ली में पहली बार सन 1989 के बाद तीनों शंकराचार्य इकट्ठे हो रहे हैं। मुझे ये नहीं पता कि योगी के चक्कर में मोदी जी की कहीं बैंड बजेगी या नहीं बजेगी। मामला देखने वाला होगा। अभय दुबे जी के संग मैं बातचीत करता हूं। मैंने पूछा यह कि इस खेल का अंजाम क्या होगा, और मैंने पूछा कि आखिर ये जो फैसले आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करी एसआईआर पर, इसका कुछ नतीजा निकलेगा या नहीं निकलेगा। रोचक बातचीत है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। चलते हैं अभय दुबे के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है अभय दुबे जी आपका। एक चीज की तो मैं बात दम मान गया, योगी सरकार में दम है। डंके की चोट पे स्वामी शंकराचार्य, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी की उन्होंने बिल्कुल हालत खराब कर दी। कह दिया कि या तो जवाब दो वरना हम मेले से तुम्हें खदेड़ देंगे। एक तरह का भाव यही है नोटिस का। यानी जो इतना हिंदुओं का गुस्सा आ रहा है, हिंदुओं का खून खोल रहा है, उसकी परवाह ही नहीं है। उनको लग रहा है कि हम तो हिंदुओं के ठेकेदार हैं, कॉपीराइट हमारा है। ये कौन है? लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है, सन शायद 89 के बाद पहली बार हो रहा है कि चारों शंकराचार्य एक साथ दिल्ली में इकट्ठे हो रहे हैं। इतने सालों में कभी नहीं हुआ। आदि शंकराचार्य ने चारों पीठ की स्थापना देश के अलग अलग कोनों में इसलिए की थी कि चारों शंकराचार्य अपना प्रतिनिधित्व करेंगे, आगे बढ़ाएंगे हिंदू धर्म को। एक साथ नहीं होते हैं, लेकिन वो पहली बार मार्च में एक साथ हो रहे हैं सन 89 के बाद। क्या इससे सरकार को कोई फर्क पड़ेगा? डिप्टी सीएम केशव मौर्य आज हालांकि याचना की स्थिति में आ गए कि शंकराचार्य जी को अब विवाद खत्म करके स्नान कर लेना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि केशव मौर्य तो बोल रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ नहीं बोल रहे। योगी आदित्यनाथ जिद्दी स्वभाव के हैं, ये सब जानते हैं कि वो जो ठान लेते हैं करते हैं। लेकिन ये विवाद योगी को ज्यादा भारी पड़ेगा या मोदी को? अगर चारों शंकराचार्य इकट्ठे हो गए और वो गौ रक्षा के नाम पर इकट्ठे हो रहे हैं, तो ये नुकसान किसको झेलने को पड़ेगा? योगी को भारी पड़ेगा या मोदी को भारी पड़ेगा? मेरा मानना है कि ये प्रकरण ना योगी को भारी पड़ेगा ना मोदी को भारी पड़ेगा। और ये मैं काफी सोच समझ के कह रहा हूं। मुझे नहीं लगता कि हिंदू समाज जो है वो शंकराचार्यों के कहने पे चलता है। शंकराचार्यों का अपना महत्व है। लोग उनका बहुत उनके ऊपर श्रद्धा रखते हैं, उनके चरण छूते हैं, उनके कार्यक्रमों में जाते हैं, उनके उपदेशों को भी सुनते हैं। लेकिन उनकी राजनीतिक प्राथमिकताएं वोटरों की शंकराचार्यों के हिसाब से तय नहीं होती। इस बात को संघ परिवार भी अच्छी तरीके से जानता है। आदित्यनाथ जी भी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं और मोदी जी भी अब इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं। तो वो उन्हें इस बात की कोई खास चिंता नहीं है। अच्छा, दूसरे ये उनके लिए जरूर चिंता का कारण है कि मान लीजिए शंकराचार्यों के साथ वो टकराव में जाते हैं। अभी तक शंकराचार्यों के साथ टकराव को उन्होंने थोड़ा सा टकराव से दूर रहे हैं। जब स्वामी मुक्तेश्वरानंद ने नरेंद्र मोदी की आलोचना की थी अयोध्या का राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए, और दूसरे कुछ मुद्दों पे भी बोले थे वो इस सरकार के खिलाफ। जैसे कि महाराष्ट्र में जब श्रीकांत शिंदे अलग हुए उद्धव ठाकरे से, तो उन्होंने कहा कि श्रीकांत शिंदे ने विश्वासघात किया है, और जो विश्वासघाती होता है वो हिंदू नहीं होता है। उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात किया गया है, जिससे जो विश्वासघात का शिकार बना है वो तो हिंदू होता है, लेकिन वो नहीं होता, इसने विश्वासघात किया है। तो इस तरह की बातें उन्होंने बोली हैं, राजनीतिक टिप्पणी की है। तो इन बातों का जवाब कोई आरएसएस की तरफ से या बीजेपी की तरफ से नहीं दिया गया है शुरुआती दौर में। बाद में धीरे धीरे वो जवाब इस तरीके से देने लगे, वो कहने लगे कि भाई ये तो शंकराचार्य, हम इनको शंकराचार्य मानते ही नहीं। तो वो अविमुक्तेश्वरानंद के बारे में तो भाजपा के प्रवक्ता साफ तौर पर कह चुके हैं कि ये तो हमारे लिए उमाशंकर पांडे हैं, जो उनका नाम है शंकराचार्य बनने से पहले। हमारे लिए तो उमाशंकर पांडे हैं, इसके अलावा हमारे लिए इनकी कोई हैसियत नहीं है। ये इस तरह से वो इनको देखते रहे हैं। तो मुझे इसीलिए राम जन्मभूमि आंदोलन में शंकराचार्यों की कोई उपस्थिति नहीं रही। इसके बावजूद भाजपा अपने आंदोलनों को चलाते रही। शंकराचार्यों को उन्होंने विशेष रूप से निमंत्रण भी नहीं दिया। जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई उसमें भी शंकराचार्य आए, इसकी उन लोगों ने कोई परवाह नहीं की, क्योंकि वो उन्हें ऐसे संत चाहिए जो उनके कहने पे चलें। शंकराचार्यों को बुलाएंगे तो उनको सबसे ऊपर बैठाना पड़ेगा और बाकी लोगों को नीचे बैठाना पड़ेगा, उनके चरण छूने पड़ेंगे।
अच्छा, ये सब ये लोग करना नहीं चाहते कोई। वो अपने से जो ऊपर कोई अथॉरिटी हो किसी भी तरह की, उस अथॉरिटी को से दूर रहना चाहते हैं। इसीलिए अपने किसी कार्यक्रम में शंकराचार्य को बुलाते नहीं हैं। जो गोरक्षा या गंगा सफाई ऐसे कार्यक्रम हैं, उनमें जब शंकराचार्य आ जाते हैं, तो उसमें भाजपा को दिक्कत होती है, क्योंकि शंकराचार्य जो मन में आता है बोलते हैं। जब वो मन में आता है बोलते हैं, उसमें भाजपा की आलोचना भी होती है, भाजपा उनको मुँह पे जवाब भी नहीं देती। उसे ये एक्टिंग करनी पड़ती है कि वो उनसे बड़ी श्रद्धा करती है उसके ऊपर। लेकिन भाजपा जानती है कि जब वोटों की गोलबंदी का सवाल आएगा, तब ये शंकराचार्यों की वाणी जो धार्मिक मामलों में थोड़ी प्रभावी लगती है, वोटों की गोलबंदी के मामले में प्रभावी नहीं होगी। और ये बात सही है कि भारत में जनता धर्माचार्यों के कहने पे वोट नहीं देती। यहाँ तक कि मुसलमान भी उलेमा के कहने पे वोट नहीं देते। अब जामा मस्जिद के इमाम ने कहा 1993 में जब चुनाव चल रहा था उत्तर प्रदेश का, तो उन्होंने यहाँ से फतवा दिया था जनता दल को वोट देने का। तो मुलायम सिंह ने कहा था कि देने दो फतवा, अपना फतवा अपने पास रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें धर्म इन बारे में नहीं पढ़ना चाहिए। और वास्तव में कोई लोग मुसलमानों ने सारा का सारा वोट कांशीराम और मुलायम सिंह के गठजोड़ को दिया। जामा मस्जिद के इमाम के कहने पे वोट नहीं दिया मुसलमानों ने। तो भारत में मतदाता जो हैं, वो धर्माचार्यों, उलेमाओं और पादरियों वगैरह के कहने पे वोट नहीं देते। उनकी अपनी मतदान प्राथमिकताएं होती हैं। इसलिए राजनीतिक दल उन उन उनकी उन उनसे डरते नहीं हैं। ये नहीं घबराते कि ये कुछ कह देंगे तो हमारे खिलाफ हो जाएगा। अब ये एक नया रुझान दिखाई पड़ा है कि सीधे जाकर शंकराचार्य से टकरा जाओ। भाई, योगी आदित्यनाथ क्यों टकरा रहे हैं इनसे? ये देखने की बात है। यही तो था कि हमारी पालकी चली जाने दो, हम स्नान कराएंगे जाकर। तो एक पुलिस का अफसर टकरा गया उनसे। और योगी आदित्यनाथ जो है काफी कुछ अफसरशाही पर बहुत निर्भर कर रहे हैं। आप देखिए वहां पे जो एक अनुज चौधरी नाम का पुलिस अफसर है, तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का जिस सीजीएम ने आदेश दिया, उस सीजीएम का उन्होंने तबादला करवा दिया। वहां पे सारे वकील आंदोलन में कुछ नहीं है उनके ऊपर, कोई उनके कान पे जू भी नहीं लग रही उसकी। तो वो अपने अफसरों, पुलिस वाले हों चाहे आईएएस अफसर हों, उनके प्रशासन वाले हैं, वो उनका अपने साथ दे रहे हैं। अब ये पहली बार ऐसा मौका आया है जबकि शंकराचार्यों टकराव से बचते थे ये लोग, अब वो सीधे टकराव में चले गए हैं। ज्यादा संभावना इसी बात की है कि बाकी 3 शंकराचार्य भी इनका समर्थन करेंगे अभिमुक्तेश्वरानंद का, क्योंकि उनकी निगाह में ये सच्चे शंकराचार्य हैं। और वो इस बात का भी उन्हें बुरा लगेगा कि इनसे कहा जा रहा है कि आप अपनी प्रामाणिकता सिद्ध कीजिए, बताइए आप सच्चे हैं कि नहीं। तो अब वो चारों मिलते हैं, तब क्या इस विषय में कोई बात होती है? क्या चारों मिलकर इस विषय के ऊपर कोई वक्तव्य जारी करेंगे? क्या वो कहेंगे कि भाजपा धर्मद्रोही है? क्या वो कहेंगे कि उत्तर प्रदेश की सरकार धर्मद्रोही है? क्या वो कहेंगे कि नरेंद्र मोदी एक धर्मद्रोही प्रधानमंत्री है? अगर वो इस हद तक जाते हैं शंकराचार्य, तब तो कुछ समझिए कि कुछ संभव हो सकता ही है, कोई बात, उसका कोई राजनीतिक असर पड़ेगा, वरना कोई राजनीतिक असर नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये लेकिन जो एक सामान्य हिंदू है, जो मतलब जिसकी भावना हिंदू धर्म के मारे उभरती हैं, उसके मन में ये नहीं आएगा कि शंकराचार्यों को इस तरह अपमान हो रहा है? मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा शंकराचार्य के अपमान का? बुरा लगेगा। बुरा तो भाजपा समर्थक संतों को भी लग रहा होगा। मेरा कहना है कि भाजपा समर्थक संत हैं, वो भी कोई इससे खुश नहीं होंगे, बुरा उनको भी लग रहा होगा, क्योंकि वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनका इस्तेमाल करती है और सत्ता पाने के बाद उनको छोड़ देती है वैसा का वैसे ही। जब योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया था उत्तर प्रदेश का, तो क्या आप समझते हैं संत समाज के लोगों ने उस पर बड़ी खुशी मनाई थी? कोई समारोह किए थे? हमने तो आज तक ऐसी खबर कोई सुनी नहीं कि संत समाज में खुशी दौड़ गई हो। और मेरे ख्याल से योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाए जाने पर संत समाज ने कोई बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया भी नहीं दी थी। तो वो संत समाज को बुरा जरूर लग रहा होगा, लेकिन वो भी सत्ता की दाईं तरफ रहना चाहते हैं। सब सारे सरकारी संत हैं, तो वो चुप बैठे हुए हैं उसमें। जहां तक आम लोगों का सवाल है, आम लोगों को भी बुरा लग रहा होगा, लेकिन जब वोट डालने का मौका आएगा तब मुझे नहीं लगता कि ये घटना उनकी वोट डालने की प्राथमिकताओं को निर्धारित करेगी।
दूसरी तरफ कांग्रेस मनरेगा को लेकर एक बड़ा आंदोलन, बड़ा कार्यक्रम तैयारी कर रही है। क्या लगता है कि मनरेगा का जो ये महात्मा गांधी से जोड़ के जो आंदोलन कांग्रेस तैयार कर रही है, इसकी निचले स्तर तक गांव देहात में इसका असर होगा कुछ? देखिए, जब कांग्रेस ने 45 दिन का ये आंदोलन घोषित किया था, तो मेरे जैसे व्यक्ति को उससे उम्मीदें थी। अब मुझे नहीं लगता कि मेरी उम्मीदें कोई पूरी होने वाली हैं। क्योंकि मेरी उम्मीदें थी तो मैं सोचता था कि कांग्रेस इस आंदोलन को तो उत्साहपूर्वक करेगी, अपने संगठन को भी इसके लिए सक्रिय करेगी और इसमें विपक्ष के दूसरे पार्टियां हैं, उनको भी शामिल करने की कोशिश करेगी, केवल अपनी पार्टी तक सीमित नहीं रखेगी। और इसी के साथ में वो जमीन पर काम करने वाले बहुत से जन संगठन होते हैं, जो चुनाव नहीं लड़ते हैं, पॉलिटिकल पार्टी टाइप नहीं होते हैं, जो दलितों में काम करते हैं, भूमिहीन गरीब किसानों मजदूरों में काम करते हैं, उन सबको भी इसमें शामिल करेगी। इस प्रकार के संकेत रहे थे। तो कांग्रेस अभी तक ये सब करते हुए नहीं दिखाई पड़ रही है। अभी तक ये उसकी पार्टी का ही कार्यक्रम बना हुआ है। तो उसमें अभी तक इस आंदोलन ने कोई ऐसी हवा नहीं बना पाई है अपने पक्ष में, जो जिससे एकदम लगे कि इस आंदोलन की वजह से माहौल बदलता लग रहा है और भारतीय जनता पार्टी चिंतित है। भारतीय जनता पार्टी आराम से बैठी हुई है, हाथ में हाथ रखे हुए। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि इनके सामने डट के खड़े हो जाओगे तो इन्हें बदलना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी को झुकना पड़ेगा, मनरेगा को वापस लाना पड़ेगा। कहने के लिए उनकी बातें अच्छी हैं, लेकिन मुझे ऐसा दबाव बनता हुआ नहीं लग रहा है इससे सरकार जिस दबाव के सामने झुक सके। तो फिर तरकीब क्या है? कांग्रेस क्या करेगी जो सब प्रेशर बन जाए और माहौल बने? प्रेशर बन सकता है। प्रेशर तब बन सकता है जबकि दलित भूमिहीन किसानों में, जो कि मजदूर की तरह काम करते हैं और मनरेगा के लाभार्थी हैं, वो मुख्य तौर पर मनरेगा से लाभ ज्यादातर उन्हीं को हुआ है, उन सबकी इलाकाई स्तर में गोलबंदी करके आंदोलन छेड़ा जाए। वो लोग सड़कों पर निकलें और दलित समुदाय को विशेष रूप से संबोधित किया जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग दलित हैं जो इस मनरेगा वाले मामले से संबंधित हैं। वो तो कांग्रेस करते हुए कहीं लग नहीं रही। हाँ, अगर वो ऐसा करेंगे तो भाजपा को लगेगा कि भाई दलितों के ऊपर कुछ असर पड़ रहा है। देखिए, जब कोई समुदाय किसी आंदोलन के साथ जुड़ता है तब आंदोलन जोर पकड़ता है। किसान आंदोलन इसलिए जोर पकड़ पाया क्योंकि जाट समुदाय उसके साथ जुड़ गया था। जाट समुदाय ने अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था, इन 3 कृषि के काले कानूनों को हटाना है। अगर ये नहीं होगा तो फिर उसका असर नहीं पड़ेगा। आंदोलन हो जाएगा, किताब में लिख जाएगा कि एक आंदोलन किया गया, डायरी बन जाएगी आंदोलनों की, उसमें इस आंदोलन का भी जिक्र होगा। हो सकता है कई कई जगह पर कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता इसमें सक्रिय भी हो जाएं, उसका कांग्रेस को सांगठनिक स्तर पर कोई लाभ भी हो जाए, ये भी हो जाएगा। लेकिन आंदोलन जिन लक्ष्यों को लेकर बना था, उन लक्ष्यों की पूर्ति घोषित किया गया था, उन लक्ष्यों की पूर्ति मुझे मुमकिन नहीं लग रही है। दूसरी तरफ विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, आईएमएफ की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने भारत के लिए गंभीर चेतावनी जारी की और कहा है कि प्रदूषण भारत की अर्थव्यवस्था के लिए टैरिफ से कहीं ज्यादा बड़ा खतरा है। जिस बात की हम लोग 2 दिन पहले चर्चा कर रहे थे कि जब जंगल नहीं बचेंगे, नदी नहीं बचेंगी, पहाड़ नहीं बचेंगे तो आदमी जी के करेगा क्या? और अब तो दुनिया के अलग अलग मोर्चे से चेतावनी जारी हो रही है कि भारत का जो प्रदूषण है वो टैरिफ से कहीं ज्यादा खतरनाक है। आदमी की उम्र कम हो रही है, बीमारियां बढ़ रही हैं, प्रदूषण लगातार शहर पे शहर बढ़ता चला जा रहा है। नहीं, मैं गीता गोपीनाथ की इस बात से पूरी तरह सहमत हूं। मेरा मानना है कि वो बिल्कुल सही कह रही हैं और मैं ये भी देख रहा हूं, और आप भी इस बात की तस्दीक करेंगे, कि केंद्र सरकार के पास प्रदूषण से निपटने के लिए कोई योजना नहीं है। प्रदूषण से प्रदूषण के बारे में आप इस तरह का कोई ऐलान नहीं कर सकते कि भाई अगले 20 वर्ष में भारत प्रदूषण मुक्त हो जाएगा, यानी कि हम फलानी तारीख तक अमृत काल हमारा हो जाएगा पैदा, इस तारीख तक हम विकसित राष्ट्र हो जाएंगे, 30 साल बाद विकसित राष्ट्र हो जाएंगे, 25 साल बाद विकसित राष्ट्र हो जाएंगे। इस प्रकार की फिक्रेबाजी आप प्रदूषण को लेकर नहीं कर सकते। इतने दिनों में तो भारत में हर व्यक्ति इतने दिनों में स्थिति होगी कि भारत में हर व्यक्ति बीमार होगा। ये जो स्थिति है वो इतनी खराब है कि हर व्यक्ति जो है ना भारत में बीमार होगा, ये हालत बन जाएगी।
दिल्ली और हरियाणा तो बिल्कुल, और सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर होते चले जा रहे हैं। यहाँ पे रहने वाले लोग बिल्कुल, प्रदूषण के उनकी बारे हालत में तो एक तुरंत कार्य योजना बननी चाहिए, युद्ध स्तर पर काम किया जाना चाहिए और ये लक्ष्य बनाना चाहिए कि अभी से प्रयास शुरू करेंगे, अगले अगले सर्दियों वाले सीजन तक भारत प्रदूषण से काफी कुछ मुक्त हो जाएगा। अब आप देखिए, अभी मुझे सितंबर अक्टूबर में अमेरिका जाने का मौका मिला था। तो जब मैं अमेरिका में न्यूयॉर्क में था, तो वहां पर जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट के टर्मिनल्स बन रहे थे, तो उसकी वजह से न्यूयॉर्क में निर्माण कार्य काफी चल रहा था। तो कुछ कुछ नजारा दिल्ली जैसा था, दिल्ली में से निर्माण कार्य हमेशा चलता रहता ना, इस तरह का नजारा था। मुझे ये भी लगा कि यहाँ धूल वूल थोड़ी सी है, अमेरिका के दूसरे शहरों के, बॉस्टन के मुकाबले या वाशिंगटन डीसी के मुकाबले, अटलांटा के मुकाबले यहाँ पर धूल वगैरह है थोड़ी सी। लेकिन जब मैंने अपने होटल से निकलने के बाद में के आंकड़े का पता लगाया, तो वहां पे AQI 21 था, 21 था AQI। हमारे यहाँ 600, 800, 900 ये रहता है AQI। न्यूयॉर्क में कोई जो कारें भी कम नहीं है, अमेरिका का सबसे ज्यादा भीड़ भरा, सबसे ज्यादा कारों वाला, सबसे बड़े बजट वाला, बहुत ही जबरदस्त किस्म का महानगर है न्यूयॉर्क। सब लोग इस बात को जानते हैं, अमेरिका में उससे बड़ा तो कोई महानगर है नहीं। लेकिन वहां पे इतनी कारें नहीं है, कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, तब भी वहां पे प्रदूषण नहीं है। अच्छा, है क्या हमारे यहाँ? तो स्थिति है, अभी मुझे एक प्रदूषण विशेषज्ञ ने एक बात बताई, मैं आपके सामने रखता हूँ। जैसे नरेंद्र मोदी ने कहा स्वच्छता अभियान चलाया है, जब वो प्रधानमंत्री हुए तो उन्होंने स्वच्छता अभियान चलाया। लेकिन स्वच्छता अभियान चलाने का एक दुष्परिणाम हुआ, उस दुष्परिणाम को सब लोग छिपा लेते हैं। वो दुष्परिणाम, स्वच्छता अभियान के चलते जितने भी कूड़ेदान थे, उनमें कूड़ा भरा रहता था, वो सब हटा दिए गए। अब जो सफाई मजदूर है, जब वो झाड़ता है और कूड़ा जमा होता है, तो उसके सामने समस्या होती है कि वो उस कूड़े को कहाँ फेंके। तो उसके पास कूड़ा ढोने का जो छकड़ा होता है, उस छकड़े को उसमें कूड़ा भर के दूर ले जाता है थोड़ा, और वहां उस कूड़े को जला देता है। जब वो छकड़े में भरे हुए, छोटे से छकड़े भरे हुए कूड़े को जलाता है, तो उससे जो धुआं निकलता है, उससे प्रदूषण फैलता है। अच्छा, अब किसी का ध्यान नहीं है कि प्रदूषण फैलने की ये भी एक वजह हो सकती है कि आपने सफाई मजदूरों को जो कूड़ा जमा करते हैं, उस कूड़ा जमा को डिस्पोज ऑफ करने का, उसको ठिकाने लगाने का, उसको फेंकने का कोई तरीका नहीं दिया गया है उसमें। तो भारत में इस तरह के अभियान चला दिए जाते हैं, लेकिन कुल मिलाकर उनका ये अध्ययन नहीं किया जाता कि उनका असर क्या हो रहा है। तो बहुतेरे ऐसे काम हैं भारत में जो किए जाते हैं प्रदूषण दूर करने के लिए, कम करने के लिए, लेकिन असर होता है उनका उल्टा। तो गीता गोपीनाथ ने जो कहा है, बिल्कुल ठीक कहा है। भारत को चाहिए, भारत सरकार को चाहिए कि इस मामले में तुरंत युद्ध स्तर पर कुछ कदम उठाए। अगर वो कदम नहीं उठाएगा तो हम सबकी तबीयत खराब हो जाएगी। भारत में बच्चों की तबीयत बहुत खराब होगी, बीमारियां बहुत फैलेंगी और इसकी वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान होगा। देखिए, टैरिफ तो आज लगे हुए हैं, कल नहीं रहेंगे टैरिफ। टैरिफ हमेशा थोड़ा लगे रहेंगे, ये तो वक्त की बात है। जब तक लगे हैं तब तक लगे हैं। अभी भी ट्रंप ने कहा है कि हो सकता है कि भारत के साथ हमारी बड़ी ट्रेड डील हो जाए, तो अब ट्रेड डील होगी तो टैरिफ हट जाएगा, ट्रेड डील के हिसाब से अमेरिका काम करेगा। लेकिन प्रदूषण फिर भी रहेगा। भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील होने से प्रदूषण पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, हाँ, वो वो वैसा तो का वैसा ही रहेगा, वो तो रहेगा। दूसरा बात अब कर लेते हैं प्रिय अपने प्यारे प्यारे ज्ञानेश कुमार जी की। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर कड़ा रुख बताते हुए कहा है कि क्या चुनाव आयोग की शक्तियां बेलगाम घोड़े की तरह हैं। लेकिन ये टिप्पणियां करता है सुप्रीम कोर्ट, इससे आगे नहीं बढ़ता। जैसे चंचूड़ भी यही टिप्पणियां कहने बहुत वाला था संजय चंचूड़ जी, मैं टिप्पणियां भी यही बहुत कहने वाला हैं। था। पता है, ये टिप्पणी आपको, इस टिप्पणी से आपको सुनकर लगेगा कि अरे अरे अब तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो चुनाव आयोग की खाट खड़ी कर देगा। तो ऐसी टिप्पणियां हमने बहुत सुनी है, इससे बड़ी उम्मीदें बनती थी, लेकिन बाद में वो उम्मीदें जो है पूरी नहीं हुई। आप देखिए, चुनाव आयोग को सरकार की शह मिली हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कितने बार चुनाव आयोग से कहा कि आप आधार को जो है वो एक प्रमाण वाला दस्तावेज बनाइए। 3 दफे उसको कहना पड़ा, तब कहीं जाके चुनाव आयोग ने उसके ऊपर सक्रियता दिखाई।
पहली बार में ही क्यों नहीं दिखाई सक्रियता? क्योंकि चुनाव आयोग को भी लगता है कि वो भी एक संवैधानिक संस्था है और सुप्रीम कोर्ट भी एक संवैधानिक संस्था है। एक संवैधानिक संस्था दूसरी संवैधानिक संस्था को कितना मजबूर कर सकती है, वो सोचता है। उसकी एक सीमा है और वो इस सीमा की परीक्षा लेना चाहता है। वो टेस्ट कर रहा है इस लिमिट को, चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट को। और उसकी चुनौती है कि अगर तुम में दम है तो हमारी एसआईआर को खारिज करके बताओ। और अभी तक चुनाव आयोग जो है वो एसआईआर को खारिज करने के एसआईआर में कमियां कुछ निकाली हैं उसने। लेकिन क्या बिहार में चुनाव हो गया, एसआईआर पे अभी तो फैसला चुनाव आयोग को, सुप्रीम कोर्ट का आया ही नहीं। ये तो स्थितियां हैं। इसलिए इस टिप्पणी पे खुश होने की कोई खास आवश्यकता नहीं है। हालांकि अभिषेक बनर्जी जो ममता बनर्जी के भांजे हैं, उनके उत्तराधिकारी कहे जाते हैं, वो बड़े खुश हुए हैं इस टिप्पणी पर। उन्होंने कहा है कि अब इस चुनाव आयोग मोदी के गालों में तमाचे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता, मैं इससे बहुत ज्यादा आश्वस्त नहीं हूँ। ठीक बात है। अभय जी, भारत सरकार ने जनगणना 2027 की अधिसूचना जारी कर दी है। मकानों की सूचना देनी पड़ेगी। क्या फर्क है और क्यों जारी की गई है इस मौके पे? भाई, जो वायदा किया था भारत सरकार ने, उसके हिसाब से उस जनगणना में जातियों की गिनती होनी चाहिए। भाई, एक तो ये जनगणना 2021 में होनी चाहिए थी, लेकिन 2021 में देश जो है वो कोविड से उबर रहा था, इसलिए जनगणना टल गई। लेकिन बाद में दुनिया के दूसरे देशों ने फुर्ती दिखाते हुए इस जनगणना वाले काम को पूरा कर लिया। सारी दुनिया में 10 वर्ष की जनगणना होती है, 10 साल बाद जनगणना होती है, उन्होंने पूरा कर लिया। भारत सरकार ने नहीं किया, उस जनगणना की कोई परवाह नहीं हुई, वो डाले रही। अब जब आधा दशक बीत चुका है, यानी 2026 शुरू हो गया है, तब वो जनगणना शुरू होगी। अब की बार इस जनगणना का जो फॉर्म होगा उसमें जाति भी लोगों की भरनी पड़ेगी। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। ये इस जनगणना की चेष्टा होगी, देखिए इससे क्या नतीजा निकलता है और राजनीति पे इसका क्या असर पड़ता है। ठीक बात है, हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझे समय दिया बातचीत की। थैंक यू। ये तो अभय जी, पूरी बातचीत आपने सुनी। कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।